बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट, तहसीलदार का कोर्स हमारा चल रहा है जिसमें पंजाब टीनेंसी एक्ट 1887 आज का हमारा सेशन डेफिनेशन को हम एंड करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट हम रेगुलर अपनी जो कोर्स है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो आज लास्ट हमारी डेफिनेशन है, ये सब सेक्शन 20 है। मुकर्ररीदार। मुकर्ररीदार बेसिकली वो होता है कि जिसकी अटक और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में जब ये एक्ट लागू हुआ था, टीनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1952, तब अगर किसी की ज़मीन यहाँ पर थी तो उसको मुकर्ररीदार कहते हैं। मीन्स एनी पर्सन हु होल्ड्स लैंड इन द अटक एंड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट एंड हु ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द Punjab Tenancy Amendment Act 1950 was recorded in the revenue records as Mukarraridar in respect of such land, or who, after the said date, was so recorded with his consent and the consent of the proprietor of such land, and includes the successor in interest of a Mukarraridar। यानी कि जब ये एक्ट, जो टेनेंसी एक्ट जो अमेंडमेंट का था 1952 को, जब ये कमेंस हुआ तो तब उस बंदे से राय ली गई थी क्या तुम मुकर्ररीदार के तौर पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहते हो। तो जिसने हाँ की थी, जिसने कॉन्सेंट की थी, जिसने मंजूरी दी थी, वो खुद हो या उसका स्टेक होल्डर हो, जिसके इंटरेस्ट हो, यानी कि उसका बेटा हो, उसकी बेटी हो, या उसका जो भी हो, तो जो उसका सक्सेसर इन इंटरेस्ट था। सक्सेसर इन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो वारिस हो, उस ज़मीन का वारिस, जिसने खुद ये कॉन्सेंट दी, और उसके जो वर्सा हैं वो भी मुकर्ररीदार ही कहलाएंगे। इसके बाद चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। कि ज़मीन पर कब्ज़ा किसका समझा जाएगा या किसका ये हक है, किसका ये राइट है कि वो ऑक्यूपेंसी रख सकता है अपने पास। इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, थोड़ा सा आपको इसको जो है पॉइंट टू पॉइंट आपने गौर से सुनना भी होगा और याद भी रखना होगा। कोशिश तो मैं करूँगा कि आसान से आसान करके आपको चीज़ें बताऊँ, लेकिन थोड़ा सा फोकस आप रखेंगे तभी आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ चीज़ें मिक्स होना शुरू हो जाएंगी। तो ये सेक्शन नंबर 5 है, टीनेंट्स हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। वो लोग जो ऑक्यूपेंसी का राइट रखते हैं वो कौन से हो सकते हैं टीनेंट की शक्ल में। पहला ऑप्शन क्या है, हु, यहाँ पे ये बात आपने रखनी कि ये बात सारी टीनेंट की ही हो रही है। हु एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट 1887 की बात हो रही है, हैज़ फॉर मोर देन 2 generations इन द मेल लाइन ऑफ डिसेंडेंट थ्रू अ ग्रैंड फादर और ग्रैंड अंकल एंड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस दैन 20 years। 2 चीज़ें इसमें शामिल की कि जब ये एक्ट कमेंस हुआ था, नंबर 1, दूसरे नंबर पे कि मेल जनरेशन में 2 उसकी नस्लें गुजरी हों, ग्रैंड फादर से लेके, यानी कि दाता, उसका बाप, और वो 2 नस्लें इस तरह से गुजर गई। लेकिन ये पीरियड जो है, ये 2 नस्लें तो इसमें शामिल हो गई, लेकिन ये पीरियड 20 साल से कम का नहीं होना चाहिए। 3 शराइत होगी, एक इस एक्ट की कमेंसमेंट के टाइम, दूसरा 2 जनरेशन मेल डिसेंडेंट हूँ, यानी कि उसमें बेटी या माँ का रोल ना हो, उसमें रोल हो दादे का, बाप का, बेटे का। सो यानी कि नस्ल जब काउंट की जाएगी या डिसेंडेंट काउंट किया जाएगा तो मेल जो एक लाइनेज है उसको कंसीडर किया जाएगा। और ये टाइम पीरियड किस से कम नहीं होना चाहिए, 20 years से। बिन ऑक्यूपाइन, और वो कब्ज़ा किए हुए है लैंड, पेइंग नो रेंट देयर फॉर बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, कि वो जो उनके कब्ज़े में ज़मीन है उसके ऊपर वो कोई रेंट पे नहीं कर रहा है, सिवाय इसके कि जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू के ऊपर उन्होंने पे करना है। देयर ऑफ एंड द रेट्स एंड सेसेस फॉर द टाइम बीइंग चार्जेबल देयर ऑन। अगर उसके ऊपर कोई सेस है, कोई उसके ऊपर महसूल है, या कोई जो चार्जेज़ हैं जो उनको पे करने पड़ रहे हैं वो हैं, या रेवेन्यू के जो चार्जेज़ उनको पे करने पड़ रहे हैं वो है। तो 3 चीज़ें आपने नोट यहाँ पे कर ली, एक इस एक्ट की कमेंसमेंट पे, 2 मेल लाइनेज से 2 नस्लों का उस पर तसलसल हो, ऑक्यूपाई किए हों, और ये पीरियड 20 साल से कम का नहीं होना चाहिए। जब ये एक्ट कमेंस हुआ था तो उसको ये हक हासिल है कि वो उस ज़मीन पर ऑक्यूपाई रख सके, कब्ज़ा रख सके।
दूसरा पॉइंट, सेक्शन हमारा 5(1) ही है और इसका सब पार्ट बी है। टीनेट की ही बात चल रही है। हु हैविंग ओन्ड लैंड, जिसकी अपनी ज़मीन थी, एंड हैविंग सीज्ड टू बी लैंड ऑनर देयर ऑफ अदरवाइज दैन बाय forfeiture टू द गवर्नमेंट और दैन बाय एनी वॉलंटरी एक्ट। कोई वॉलंटरी एक्ट आया या गवर्नमेंट को forfeiture करने के अलावा उसने उस ज़मीन को अपने पास रखा या वो उसका मालिक नहीं रहा, यानी कि वो ज़मीन या तो गवर्नमेंट के पास चली गई या वॉलंटरी किसी एक्ट के मुताबिक उसने किसी और को दे दी। हु हैविंग ऑन लैंड हैविंग सीज्ड टू बी दी ऑनर देयर ऑफ, कि वो सीज हो गया, यानी कि अब वो नो मोर उसकी मलकियत में वो ज़मीन नहीं थी, और मलकियत के बजाय ये किसके पास चली गई, गवर्नमेंट के पास या फिर वॉलंटरी एक्ट के मुताबिक। सिंस बी सीज टू बी लैंड ऑनर, ये इन दो वजह से वो उस ज़मीन का मालिक नहीं रहा, यानी कि पहले तो वो मालिक था। अब मालिक ही काउंट किया जाएगा जब तक वो अगर किसी गवर्नमेंट ने उससे टेक ओवर कर ली हो या फिर उससे वॉलंटरी एक्ट के मुताबिक ज़मीन ले ली गई हो। इसके अलावा किसी और के पास वो ज़मीन ना गई हो, यानी कि गवर्नमेंट को देखें तो उससे इमीडिएटली पहले वो वाला है जिसने ज़मीन ली हुई थी, तो कंटिन्यूसली ऑक्युपाइड द लैंड, तो उसने कंटिन्यूसली, ये गवर्नमेंट के पास भी गई तो फिर भी उसने कंटिन्यूसली ऑक्युपाई किए हुए है इस ज़मीन को, तो फिर भी वो ऑक्युपाई कर सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, अटेनेंट, ऑप्शन सी क्या है, हु इन अ विलेज और स्टेट। विलेज की बात करें तो बहुत उसका रकबा आ जाता है, उसमें कई सारे प्लॉट्स वगैरह और इस तरह की ज़मीनें आ जाती हैं एक विलेज की बात करें तो। अगर स्टेट की बात करें तो एक एरिया है स्पेसिफिक जिसकी एक ही मलकियत एक बंदे के पास है, तो ये स्टेट है। इन विच ही सेटल्ड अलॉन्ग विथ और वाज सेटल्ड बाय द फाउंडर देयर ऑफ एज आ कल्टिवेटर देयर इन, उसको यहाँ पे किसी ने ला के बसाया था ताकि वो उस ज़मीन की काश्तकारी कर सके इस स्टेट में। occupied land on the 21st day of October 1868, और उसने occupied land on the 21st day of October 1868, ये 1868 की बात हो रही है कि उसने 1 अक्टूबर 1888 को ज़मीन पर कब्ज़ा किया, एंड हैज़ कंटिन्यूसली occupied the land since that date, और ये उसका टाइम पीरियड है यानी अक्टूबर 1 1868 को उसने कब्ज़ा किया और अब तक उसी पर कब्ज़ा किए हुए है, तो फिर उसका ये राइट है कि वो ऑक्यूपेंसी रख सकता है उस ज़मीन की जो उसके कब्ज़े में है। फर्दर पॉइंट डी है, हु बीइंग जागीरदार ऑफ द स्टेट, यानी कि एक स्टेट है, रकबा है, उसका वो जागीरदार है, ठीक है जी, ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, वो फुल ज़मीन का जो एक रकबा है या उसका कुछ हिस्सा जिसको मैंने ज़्यादा यहाँ पे भर दिया है रंग से, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि ये रकबा उसके पास था, ये उसने सारा का सारा उसके पास है। हु बीइंग जागीरदार ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट इन विच द लैंड ऑक्युपाइड बाय हिम इज सिचुएट, जो उसकी ज़मीन जहाँ पे वाक़ है, हैज़ कंटिन्यूसली ऑक्युपाइड द लैंड फॉर नॉट लेस दैन 20 ईयर्स, और ये जो उसके पास कब्ज़ा लेके चल रहा है, जो ज़मीन पर ऑक्युपाई किए हुए हैं, उसको टाइम 20 साल से ज़्यादा हो चुका है, और हैविंग बिन सच जागीरदार ऑक्युपाइड द लैंड वाइल ही वाज जागीरदार एंड हैज़ कंटिन्यूसली ऑक्युपाइड इट फॉर नॉट लेस दैन 20 ईयर, और इसी तरह से उसने जिस इलाके पर कब्ज़ा किया हुआ है जो उसके पास थी, जिसको वो कंटिन्यूसली लेके चल रहा है, तो उसको भी टाइम पीरियड 20 साल से कम का नहीं है। तो फिर अगर 20 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड है तो फिर क्या है, हैज़ अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, तो उसके पास ये राइट चला जाता है इन द लैंड सो ऑक्युपाइड अनलेस इन द केस ऑफ ए टेनेंट बिलोंगिंग टू द क्लास स्पेसिफाइड इन क्लास सी, कि एक टेनेंट था जिसने क्लास सी के बारे में हमने बात की, द लैंड लॉर्ड प्रूव्स दैट द टेनेंट वाज सेटल्ड ऑन लैंड प्रीवियसली क्लियर्ड एंड ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन बाय और एट द एक्सपेंस ऑफ द फाउंडर, जो फाउंडर था वो उसको यहाँ पे लेके आया था
और ये एक टीनेंट है और ये चीज़ उसको प्रूव कर दे कि वो टीनेंट है, भले उसको 20 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड गुजर चुका है, तो फिर वो उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। अगर टीनेंट है और उसको कोई और लेके आया था कल्टीवेशन के लिए, तो वो नहीं कर सकता उस पर कब्ज़ा। तो जागीरदार का ही राइट रहेगा कि वो उस पर कब्ज़ा कर सकता है। अब आ जाता है सेक्शन नंबर 5 ही है, टीनेंट्स हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, सब सेक्शन इसका 2 है। इफ़ अ टीनेंट प्रूव्स, अब जो ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ है या ज़मीन जिसके कब्ज़े में है, वो ये साबित कर देता दैट ही हैज़ कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड लैंड फॉर 30 ईयर्स। एक टीनेंट है, उसने ये चीज़ साबित कर दी कि वो 30 साल से उस ज़मीन पर है। एंड पेड नो रेंट देयर ऑफ बियॉन्ड the amount of the land revenue thereof and the rates and cesses for the time being chargeable thereon, it may be presumed that he has fulfilled the condition of the clause A of the subsection 1। कि अगर टीनेंट होने के नाते वो साथ में ये चीज़ साबित कर दे कि ये कब्ज़ा उसके पास 30 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड। एक तो हमने सेक्शन ए की जब बात कर रहे थे तो उस वक्त हमने कमेंसमेंट की बात की थी, यहाँ पे कमेंसमेंट की बात नहीं है, और कमेंसमेंट के साथ 20 साल की शर्त थी, यहाँ पे कमेंसमेंट के अलावा वो 30 साल की बात कर रहा है। तो अगर ये टीनेंट ये साबित कर दे कि उसने उसके ऊपर कोई रेंट वगैरह एक्स्ट्रा नहीं दिया, गवर्नमेंट के जितने रेवेन्यूज बनते थे, सेसेस बनते थे, वही पे किए हैं, और 30 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड उसको गुजर चुका है, तो टीनेंट के पास ये राइट चला जाएगा कि वो उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकता है। सबसेक्शन 3 है, द वर्ड्स इन दैट क्लास डिनोटिंग नेचुरल रिलेशनशिप्स डिनोट also relationship by adoption, including therein the customary appointment of an heir and relationship by the usage of a religious community। यानी कि मजहबी तौर पर अगर किसी ने कोई अडॉप्ट किया और इसके रिलेशनशिप की बात की जाए, यानी कि जो एक पर्सन होता है और उसकी नस्ल दर नस्ल वो चीज़ें चलती हैं, लेकिन अगर उसका रियली बेटा नहीं है और उसने अडॉप्ट किया था तो भी ये उसका बेटा ही काउंट होगा। अब आ जाता है सेक्शन नंबर 6, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ अदर टेनेंट्स रिकॉर्डेड एज हैविंग द राइट बिफोर पासिंग ऑफ द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868। पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868 पास हुआ, उससे पहले की अगर सिचुएशन हो तो फिर क्या है, अ टेनेंट रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स सैंक्शनड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिफोर द 21st डे ऑफ अक्टूबर 1868। यानी कि ये पहले बात हो रही है, अक्टूबर 1 को ये 1868 को जब पास हुआ तो उससे पहले ये रिकॉर्ड में आ चुका है, एज द टेनेंट हैविंग अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन द लैंड विच ही हैज़ कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड फ्रॉम द टाइम ऑफ द प्रिपेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड, कि उस टाइम से लेके जब से रिकॉर्ड प्रिपेयर किया गया है वो उसके पास चलती आ रही है, उस पर कब्ज़ा है किसी शख्स का। शैल बी डीम टू हैव द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, तो अगर इस तरह से किसी के पास कब्ज़ा चलता आ रहा है उस वक्त से पहले का जो रिकॉर्ड में मौजूद है, तो फिर उसको ये राइट है कि वो ऑक्यूपाई कर सकता है, कब्ज़ा रख सकता है इन दैट लैंड अनलेस द कंट्रेरी हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड बाय द डिक्री ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट इन द सूट इंस्टीट्यूटेड बिफोर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट से पास होने से पहले ये कोर्ट इस्टेब्लिश कर दे कि ये बंदा राइटफुल नहीं है, ये कब्ज़ा नहीं कर सकता। अगर कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन दिया हुआ है तो फिर वो कब्ज़ा नहीं कर सकता, अदरवाइज़ वो ऑक्यूपाई कर सकता है। इसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 7, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड टेकन इन एक्सचेंज। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक टिपिकल है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं दो हैं लैंड लॉट, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी की दो जगह पे प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये भी मिस्टर बी की है और ये भी मिस्टर बी की है। हम इनको एक्स कर लेते हैं, एक्स वाई जी और एन, ठीक है जी। मिस्टर बी का वाई और एन पर कब्ज़ा है, और जबकि ए का जो है वो एक्स पर और जी पर कब्ज़ा है। दोनों आपस में मुआहदा कर लेते हैं। मिस्टर ए कहता है यार दोनों एक्स वाई वाले मुझे दे दो, एक जगह पे मैं कल्टीवेशन करूं, और तुम इस मेरे वाला जो जेड के बदले में मुझे वाई वाला दे दो और जेड वाला तुम ले लो। इन दोनों ने एक्सचेंज कर ली। अब ए का राइट किस किस पे था, जेन्युइनली एक्स पर था, जी पर था। बी का किस पे था, वाई पे था, एन पे था। अब जो बी है वो यहाँ पे कब्ज़ा छोड़ रहा है वाई का, और ए कब्ज़ा छोड़ रहा है जी का। अब बी जो है मालिक हो जाता है जी और एन का, और ए काबिज हो जाता है एक्स और वाई पर, और दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर ली। अब अगर कोई झगड़ा होगा तो यही समझा जाएगा कि जिस तरह से ए का राइट
जी पे था, इसी तरह से उसका राइट वाई पर भी है, क्योंकि उन दोनों ने एक्सचेंज किया था। चूँकि इस पैरा की थोड़ी वर्डिंग मुश्किल है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको आसान करने की कोशिश की है, क्योंकि जब हम रीड करेंगे तो चीज़ें अल्फाज आगे पीछे घूमते रहेंगे तो आपको सही समझ नहीं आएगी। एक दफ़ा रीड भी कर लेते हैं। इफ़ द टीनेट हैज़ वॉलंटरली एक्सचेंज द लैंड, यहाँ पे टीनेट की बात हो रही है। टीनेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर ए है या मिस्टर बी, इन दोनों में से। और एनी पोर्शन ऑफ द लैंड फॉर मेयरली ऑक्युपाइड बाय हिम फॉर अदर लैंड बिलोंगिंग टू द सेम लैंडलॉर्ड, the land taken in exchange shall be held to be subject to the same right of occupancy as that to which the land given in exchange would have been subject if the exchange has not taken place। जिस तरह से उसका राइट था पहले, उसी तरह से दूसरी पे ही राइट उसका हो जाएगा, जैसे कि एक्सचेंज का मामला हुआ ही नहीं था और उसका कब्ज़ा था। इसी तरह दूसरी जो उन्होंने आपस में एक्सचेंज की है, तो टेनेंट उस पर कब्ज़ा कर सकता है जो मालकान ने आपस में एक्सचेंज किया है। सो ये था आज का हमारा सेशन। अब चलते हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को असेस करते हैं, टेस्ट लेते हैं छोटा सा आपका। व्हाट डज़ द टर्म मुकर्रिदा रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पंजाब टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1952? ऑप्शन है हमारे पास ए, लैंड ऑनर इन अटक एंड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन बी है सक्सेसफुल लैंड कल्टिवेटर्स। ऑप्शन सी है पर्सन्स रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। ऑप्शन डी है गवर्नमेंट अपॉइंटेड लैंड होल्डर्स। राइट ऑप्शन इज पर्सन्स रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन अगला हमारा, इन द चैप्टर 2 ऑफ द टेक्स्ट विच टाइप ऑफ टीनेंट इज एलिजिबल फॉर द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी? ऑप्शन है हमारे पास ए, एनी टीनेंट ऑक्यूपाइंग लैंड फॉर 1 जनरेशन। ऑप्शन बी है टीनेंट ऑक्यूपाइंग लैंड कंटिन्यूसली फॉर 5 years। ऑप्शन सी है टीनेंट्स कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइंग लैंड फॉर 20 years। ऑप्शन डी है एनी टीनेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑक्यूपेंसी ड्यूरेशन। सो ड्यूरेशन के हवाले से सवाल है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट है, टीनेंट्स कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइंग लैंड फॉर 20 years। अगला सवाल हमारा, इन द सब सेक्शन 1 of the chapter 2, what is the condition for a tenant belonging to the class specified in class C to have a right of occupancy? ऑप्शन है हमारे पास लैंड लॉन्ड्स कॉन्सेंट। ऑप्शन बी है फाउंडर्स कॉन्सेंट। ऑप्शन सी है क्लियरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन। ऑप्शन डी है कंटिन्यूसली ऑक्यूपेशन सिंस 1868। राइट ऑप्शन इज बी, फाउंडर्स कॉन्सेंट। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रिजम्पशन if a tenant continuously occupies land for 30 years and pays only land revenues and charges? ऑप्शन हमारे पास the tenant has the right of occupancy। ऑप्शन बी है the land is forfeited to the government। ऑप्शन सी है the landlord gets ownership rights। ऑप्शन डी है the land is declared unoccupied। right option is A, the tenant has a right of occupancy। अगला हमारा सवाल है, in what circumstances does a tenant have the right of occupancy for land taken in exchange? ऑप्शन है हमारे पास land was exchanged voluntarily। ऑप्शन बी है landlord's consent is given। ऑप्शन सी है the exchange is supervised by the government। ऑप्शन डी है the tenant pays higher rent। right option is A, land was exchanged voluntarily। क्वेश्चन है, what happens if a tenant has voluntarily exchanged land with another belonging to the same landlord? ऑप्शन है हमारे पास द टेनेंट्स राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इज लॉस्ट, बोथ लैंड्स बिकम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी है द एक्सचेंज लैंड इनहेरिट्स द टेनेंट्स राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। ऑप्शन डी है बोथ लैंड्स रिटेन देयर रेस्पेक्टिव राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। ऑप्शन डी है बोथ लैंड्स रिटेन देयर रेस्पेक्टिव राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। Who is entitled to have a right of occupancy in the land according to chapter 2 of the text? ऑप्शन हमारे पास एनी टेनेंट हु रिक्वेस्ट इट। ऑप्शन बी है टेनेंट्स रिकॉर्डेड इन स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ऑप्शन डी है लैंड ऑनर्स इन द पंजाब रीजन। ऑप्शन डी है ओनली गवर्नमेंट अपॉइंटेड लैंडलॉर्ड्स। राइट ऑप्शन इज बी, टेनेंट्स रिकॉर्डेड इन अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग मस्ट अ टेनेंट कंटिन्यूसली ऑक्यूपाई लैंड टू बी प्रिज्यूम्ड टू फुलफिल द कंडीशंस ऑफ क्लास ए ऑफ सब सेक्शन 1? 10 years, 15 years, 20 years, 25 years। राइट ऑप्शन इज 20 years। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन सब सेक्शन 2 ऑफ द चैप्टर 2 व्हाट इज द प्रिजम्पशन रिगार्डिंग
regarding a tenant who continuously occupies land for 30 years and pays only land revenue and charges. Option number पर the tenant has right of occupancy, the tenant is evicted from the land. Option C है the landlord gains full ownership. Option D है the land remains under dispute. Right option is the tenant has right of occupancy. अगला हमारा सवाल है what date is significant in determining the right of occupancy for tenants as mentioned in the text. ऑप्शन है हमारे पास अक्टूबर 21 1868, जुलाई 15 1952, अगस्त 12 1869, जनवरी 1 1970. राइट ऑप्शन इज अक्टूबर 1 है आई थिंक, ये 21 नहीं, 1 अक्टूबर 1868, लेकिन अगर दोबारा आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं, आई थिंक कि 1 अक्टूबर 1868 इज़ द राइट ऑप्शन. सो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं. अल्लाह हाफिज़.